हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की कक्षा के माध्यम से जिस विषय वस्तु को हम लोग चर्चा का विषय बनाएंगे, इसका पूरा संबंध होगा आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के साथ, और एक संबंध हम इसका जोड़ के चलेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साथ भी। यानी कि कुल मिलाकर के आप शुरुआत में अपने आप को ये समझा करके चलेंगे कि आज का जो हमारा कंप्लीट डिस्कशन होने जा रहा है, इसकी कोई भी प्रॉपर कनेक्टिविटी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ हम लोग करके नहीं चलेंगे। हमारा ज़्यादा ध्यान कहाँ पे आना चाहिए? प्राचीन भारतीय इतिहास की ओर आएगा, और ज़्यादा ध्यान कहाँ जाएगा? मध्यकालीन भारतीय इतिहास की ओर जाएगा। देखिए, मामला चाहे प्राचीन भारतीय इतिहास का रहे या मामला चाहे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का रहे, हमारी चर्चा को हम जो सेंट्रलाइज करके चलेंगे वो किस पर करेंगे? राज्य पर करेंगे। यानी कि हमें राज्य की एक अनिवार्यता आप कह सकते हैं या राज्य की एक आवश्यकता आप कह सकते हैं, उस पर हमें क्या चर्चा करनी है। और यहाँ जो राज्य की अनिवार्यता है या जो राज्य की आवश्यकता है, यानी कि जो राज्य की एक मेजर नेसेसिटी आप लोग कैलकुलेट करने जा रहे हो, उसको हिंदी में कहा जाता है गुप्तचर व्यवस्था, और इसी को आप इंग्लिश में कहते हैं स्पाई सिस्टम। अब आपको लग रहा होगा कि गुप्तचर व्यवस्था को इस क्लास में हमने क्यों उठाया। देखिएगा, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपका स्पाई सिस्टम रहेगा, मामला चाहे प्राचीन भारतीय इतिहास का हो या मामला चाहे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का हो, स्पाई सिस्टम पर आधारित होकर के सवाल हमेशा आते हैं। तो हमारी आज की इस क्लास का बड़ा उद्देश्य ये रहेगा कि आने वाली परीक्षाओं में, किसी भी परीक्षा में अगर आपको स्पाई सिस्टम पर आधारित होकर के सवाल मिले, तो उस सवाल का ट्रीटमेंट किए जाने के कॉन्टेक्स्ट में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि जैसा मैंने हर क्लास में आपको बताया होगा कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर बैकग्राउंड लेकर के चलेंगे, और बैकग्राउंड के बिहाफ पे हम क्या है सीक्वेंसेस बनाने की बात करेंगे। और वो जो तमाम प्रकार के बैकग्राउंड्स होंगे या जो आपके सीक्वेंसेस होंगे, उन्हीं के लाइट में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके इतिहास में स्पाई सिस्टम, गुप्तचर व्यवस्था की क्या भूमिका है, क्या महत्ता है, क्या सिग्निफिकेंस है, और किस तरीके के सवाल यहां से क्या है जनरेट हो सकते हैं या पनप सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने आपके सामने क्या लिखा, मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा कि स्टेट। अब आप लोग जानते हैं कि स्टेट जो है अपने आप में एक बहुत ही क्या होता है, पावरफुल अरेंजमेंट होता है। स्टेट को हमेशा, जब भी आप स्टेट को रिप्रेजेंट करने की बात करेंगे, तो स्टेट को आप कमजोर तरीके से रिप्रेजेंट ना करें, बल्कि स्टेट के बारे में आप हमेशा ये कहेंगे कि स्टेट अपने आप में क्या होता है, बहुत ही पावरफुल अरेंजमेंट माना जाता है। बहुत ही पावरफुल क्या माना जाता है साथियों? अरेंजमेंट माना जाता है। अच्छा, अगर मैंने इसको एक पावरफुल अरेंजमेंट के रूप में आपके सामने स्थापित किया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टेट के साथ आप लोगों को जोड़ने की बात करोगे, अगर आप स्टेट के साथ किसको जोड़ने की बात करोगे, लोगों को आप जोड़ने की बात करोगे, दैट मीन्स आप पीपल्स को जोड़ने की बात करोगे, तो ये जो आपका पावरफुल अरेंजमेंट होता है स्टेट जैसा, ये लोगों का वेलफेयर अगर आप कैलकुलेट करने की बात करेंगे, अगर आप लोगों का वेलफेयर कैलकुलेट करने की बात करेंगे, तो लोगों के वेलफेयर के कॉन्टेक्स्ट में क्या माना जाता है, एक बहुत ही सुटेबल अरेंजमेंट माना जाता है। बहुत ही सुटेबल क्या है, अरेंजमेंट माना जाता है। आप इस प्रकार का व्यवहार यहां पर कर सकते हैं, है ना। लेकिन देखो, हम राज्य के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करते रहे हैं कि जैसे राज्यों को हमने बहुत ही पावरफुल अरेंजमेंट के रूप में आपके सामने रखा, और मैंने ऐसा व्यवहार अभी भी आपको बताया क्यों किया, क्योंकि अगर आप राज्य के साथ लोगों को कनेक्ट करने की बात करोगे, तो जब आप लोगों के वेलफेयर की बातें करोगे, तो लोगों के वेलफेयर के कॉन्टेक्स्ट में जो स्टेट जैसा अरेंजमेंट है, ये हमेशा से क्या है, बहुत ही सुटेबल क्या है, अरेंजमेंट माना जाता है। लेकिन बात क्या है, इस स्टेट को लगातार क्या है, चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। इसलिए ये जो स्टेट है, इसको लगातार क्या है, कुछ चैलेंजेस को क्या है, फेस करना पड़ता है। और ये जो आपके चैलेंजेस हैं, ये दोनों प्रकार से आपके सामने आते हैं। ये जो चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, इनका क्या होगा, एक आप कह सकते हैं कि इनका इंटरनल ग्राउंड भी बनता है, एक इनका क्या बनता है, इंटरनल ग्राउंड भी बन के चलता है, और एक इनका क्या बनता है साथियों, एक्सटर्नल ग्राउंड भी बन के चलता है। एक इनका एक्सटर्नल ग्राउंड भी आपको लेकर के चलना है, और एक इनका क्या है, इंटरनल ग्राउंड भी आपको लेकर के चलना है।
अब मामला चाहे किसका हो, इंटरनल ग्राउंड का हो या मामला चाहे किसका हो, एक्सटर्नल ग्राउंड का यहां पे हो, यानी कि मामला चाहे आंतरिक धरातल का हो या मामला चाहे किसका हो, बाह्य धरातल का हो, तो स्टेट को लगातार आंतरिक और बाह्य तौर पर क्या है, कुछ कंस्पिरेसीज आती रहती हैं, षड्यंत्र आते रहते हैं, कुछ क्या आपकी कंस्पिरेसीज आती रहती हैं, नाना प्रकार के जो आपके षड्यंत्र हैं वो आते रहते हैं। तो नाना प्रकार के षड्यंत्रों के अगेंस्ट अगर आप स्टेट को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, नाना प्रकार के षड्यंत्रों के अगेंस्ट अगर आप स्टेट को क्या प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, संरक्षण देना चाहते हैं, सहूलियत देना चाहते हैं, सुविधा देना चाहते हैं, फैसिलिटी अगर आप देना चाहते हैं, कन्वीनियंस अगर आप देना चाहते हैं, तो इस स्टेट को आपको क्या देना पड़ेगा, इस स्टेट को आपको प्रॉपरली देना पड़ेगा स्पाई सिस्टम, जिसको आपने कहा हिंदी में गुप्तचर व्यवस्था, है ना। ऐसा माना गया है आपके इतिहास में कि अगर राज्य जैसी व्यवस्था के पास गुप्तचर व्यवस्था नहीं है तो राज्य जैसी व्यवस्था को कभी इन बातों का एहसास नहीं हो पाएगा कि आंतरिक तौर पर हमारे अगेंस्ट किस प्रकार के कंस्पिरेसीज आ रही हैं या बाह्य तौर पर हमारे अगेंस्ट किस प्रकार के कंस्पिरेसीज आ रही हैं। इंट्रोडक्शन अगर करो तो ऐसे करोगे तो थोड़ा क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। पहले स्टेट को क्या मान के चलो, एक बहुत ही पावरफुल अरेंजमेंट मान के चलो। क्यों मान के चलोगे, क्योंकि स्टेट के साथ जब आप लोगों को कनेक्ट करने की बात करोगे, तो जब आप लोगों का वेलफेयर ओरिएंटेड डिस्कशन करने की बात करोगे, तो लोगों के कल्याण के संदर्भ में स्टेट जैसी व्यवस्था क्या है, यह हमेशा बहुत ही सुटेबल अरेंजमेंट माना गया है। लेकिन हमने ये बात कही है कि भाई ये जो स्टेट है इसको लगातार क्या है, कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, और ये जो आपके चैलेंजेस हमने देखा है इनका एक क्या बनेगा, आपका इंटरनल ग्राउंड आपको लेकर के चल रहा है, और एक आप क्या लेके चलेंगे, एक्सटर्नल ग्राउंड भी आप लेकर के चलेंगे, यानी कि आंतरिक और बाह्य तौर पर क्या है, नाना प्रकार की क्या है कंस्पिरेसीज आती रहती हैं। और अगर ये जो नाना प्रकार के कंस्पिरेसीज हैं, जो नाना प्रकार के आपके क्या हैं षड्यंत्र हैं, अगर इनके अगेंस्ट आप राज्य जैसी व्यवस्था को पॉजिटिव वे में प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, यानी कि अगर आप सकारात्मक रूप में क्या है संरक्षण देना चाहते हैं, तो फिर आपको राज्य जैसी व्यवस्था को आपको क्या देना पड़ेगा साथियों, स्पाई सिस्टम आपको देना पड़ेगा। दैट मीन्स हिंदी में आपको क्या देना पड़ेगा, गुप्तचर व्यवस्था आपको क्या है दे करके चलना पड़ेगा। तो ये हमने क्या है राज्य की एक आवश्यकता ली है, बल्कि आप आवश्यकता ना कहो बल्कि क्या कहो, नेसेसिटी आपको कह करके चलना चाहिए, यानी कि आपको एक अनिवार्यता आपको कह करके चलना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इंट्रोडक्शन में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए कुछ अच्छी चर्चा यहां पर हम लोग करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास। और अगर प्राचीन भारतीय इतिहास में आप आधार बना के चलेंगे कि फर्स्ट यूज ऑफ, अगर आप आधार बना के चलेंगे कि फर्स्ट यूज ऑफ स्पाई सिस्टम, फर्स्ट यूज ऑफ स्पाई सिस्टम, तो अगर यही सवाल आपके सामने आ जाता है कि भी प्राचीन भारतीय इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट यूज ऑफ स्पाई सिस्टम, इसकी जो कनेक्टिविटी है आप किसके साथ करने की कोशिश करोगे, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप एरर कहां पे करेंगे, यानी कि आप मिस्टेक कहां पे करके चलेंगे। तो जो आपका एरर आएगा, जो आपका एरर यहां पर निकल के आएगा, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये एरर आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो बहुत सारे विद्यार्थी कहने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट यूज जो आपका हुआ है वो किसकी ओर से हुआ है, मौर्यन डायनेस्टी की ओर से हुआ है, यानी कि मौर्य वंश की ओर से हुआ है, ठीक है। या कुछ लोग ये भी कहने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट यूज की जो कनेक्टिविटी है वो हम किसके साथ करके चलेंगे, आचार्य चाणक्य के साथ करके चलेंगे। किसके साथ करके चलेंगे, आचार्य चाणक्य के साथ करके चलेंगे। तो कुछ विद्यार्थीगण ऐसे हो सकते हैं जो इस सवाल को अटेम्प्ट किए जाने के कॉन्टेक्स्ट में एक एरर ले आए, यानी कि मिस्टेक कर दें, गलती कर दें, नकारात्मक व्यवहार अपना ले आए, और अपने नकारात्मक व्यवहार के माध्यम से अपने ही एग्जामिनर को यह समझाने की कोशिश करें कि भैया आपने हमसे क्या पुटअप किया था कि फर्स्ट यूज ऑफ स्पाई सिस्टम स्पेशली ऑन द ग्राउंड ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो ये जो काम है ना, ये काम आपको नहीं करना है, यानी कि इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा, ना तो मौर्यन डायनेस्टी आप लेकर के चलेंगे और ना ही आप क्या है आचार्य चाणक्य लेकर के चलेंगे। हो सकता है कि आपको थोड़ी समस्या हो।
अगर मैंने कहा कि आपको मौर्यन डायनेस्टी को लेकर के नहीं चलना है, तो हो सकता है कि इसको तो आप बहुत ही इजीली डाइजेस्ट कर पा रहे हो, लेकिन कुछ विद्यार्थीगण यहां पर यह कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि आचार्य चाणक्य नहीं तो गुप्तचर व्यवस्था नहीं, हम इस बात को मानते हैं। आचार्य चाणक्य नहीं तो गुप्तचर व्यवस्था नहीं, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में स्पाई सिस्टम को लेकर के जो इफेक्टिव कैलकुलेशन की गई हैं वो आचार्य चाणक्य की ओर से की गई हैं। लेकिन मैंने फिर भी आपको क्या कहा कि अगर इस सवाल को आपको अटेम्प्ट करके चल रहा है कि फर्स्ट यूज ऑफ स्पाई सिस्टम, तो भी आपका आंसर आचार्य चाणक्य नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? इस नाते नहीं आना चाहिए क्योंकि फर्स्ट यूज जो हुआ है वो नंदा डायनेस्टी की ओर से हुआ है। जो आपका फर्स्ट यूज हुआ है वो नंदा डायनेस्टी की ओर से हुआ है, नंदा डायनेस्टी की ओर से हुआ है। और नंदा डायनेस्टी में अगर कोई वीक करैक्टर होता तब तो मैं आपको अनुमति दे देता कि इस सवाल का आंसर आप आचार्य चाणक्य बना सकते हैं, लेकिन नंदा डायनेस्टी में वीक करैक्टर नहीं है, बल्कि आपके सामने कौन बने हुए हैं? धनानंदा। धनानंदा के बारे में कहा जाता है कि ये आपके प्राचीन भारतीय इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में वेरी फर्स्ट करैक्टर हैं जिन्होंने स्पाई सिस्टम को अपनाने का कार्य किया। अभी गुप्तचर व्यवस्था को लेकर के आचार्य चाणक्य की शिक्षाएं आई नहीं हैं। अभी गुप्तचर व्यवस्था को लेकर के आचार्य चाणक्य की शिक्षाएं आपके सामने नहीं आई हैं, बिल्कुल नहीं आई हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य का जो डिस्कशन आपके सामने अर्थशास्त्र के माध्यम से आता है, किसके माध्यम से आता है? अर्थशास्त्र के माध्यम से आता है। उससे पहले ही स्पाई सिस्टम का यूज आपको भारतीय इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में दिखाई पड़ जाता है। और ये जो यूज है आपका फर्स्ट यूज, ये नंदा डायनेस्टी की ओर से आप लेके चलेंगे, और नंदा डायनेस्टी में एक बड़ा मजबूत करैक्टर आपको दिखाई पड़ता है, धनानंदा। यानी कि धनानंदा से पहले आपको जितनी भी डायनेस्टीज आपको दिखाई पड़ती हैं, लाइक आपको हर्यक वंश आपको दिखाई पड़ेगा, शिशुनाग वंश आपको दिखाई पड़ेगा, या जो आपका लेटर वैदिक पीरियड में आप जाने की बात करेंगे तो लेटर वैदिक पीरियड का जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर आप उसको भी कैलकुलेट करने की बात करते हैं, मेरे प्यारे साथियों, स्पाई सिस्टम का कोई पॉजिटिव प्रॉपर डिस्कशन आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपका एग्जामिनर आपको इस प्रकार से कंफ्यूज करने की कोशिश करे कि भाई बताओ हमको कि आचार्य चाणक्य से पहले स्पाई सिस्टम को लेकर के आपकी कैलकुलेशंस क्या कहती हैं, आप कह देना कि भैया हमारे पास कैलकुलेशन है, हम नंदा डायनेस्टी को प्रेफरेंस देने की बात करेंगे, और नंदा डायनेस्टी में भी हम किसको प्रेफरेंस देने की बात करेंगे? धनानंदा को हम क्या है? प्रेफरेंस देने की बात करेंगे। तो ये बढ़िया रहेगा। अगर आप ऐसा व्यवहार करते हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक उदाहरण आपके सामने रख देता हूं, यह आपको समझा देगा कि नंदा डायनेस्टी में धनानंदा की जो स्पाई सिस्टम है, जो उनकी गुप्तचर व्यवस्था है, उसकी ताकत क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप नंदा डायनेस्टी को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन कहां अपने आप को कनेक्ट करके चलेगी, है ना? मगध महाजनपद में आपको जाना पड़ेगा। और मगध महाजनपद में उस समय नंदा डायनेस्टी में जो धनानंदा आपको दिखाई पड़ते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि अगर इनके साम्राज्य में, अगर इनके ज्योग्राफिकल रीजन में बाहर का कोई पक्षी भी आ जाता था ना, बाहर का इंसान छोड़िएगा, इंसान को आइडेंटिफाई करना तो आसान है, बाहर का अगर कोई पक्षी भी आ जाया करता था तो उसकी तुरंत सूचना किसके पास जाती थी? धनानंदा के पास जाती थी। यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम को अपनाने का कार्य किसने किया? धनानंदा ने किया है। और जब जिस तरीके से मैं इसका प्रेजेंटेशन आपके सामने करूंगा तो बार बार जो धनानंदा हैं वो आपके सामने आते भी रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि इसके बारे में फिलहाल आपको यहां तक कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। फिलहाल आपको कोई कंफ्यूजन यहां से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जो फर्दर हम डिस्कशन करने की बात करेंगे तो फर्दर डिस्कशन में जो हमारी मेजर कैलकुलेशन होंगी वो क्या होंगी? अर्थशास्त्र ओरिएंटेड होंगी। अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग क्या है, हमें अपनी बातें करनी है ना? और हमें पूरी ड्राफ्टिंग बनानी पड़ेगी कि किस प्रकार से आपका जो एग्जामिनर है आपके सामने एक लैंग्वेज रख सकता है, या लैंग्वेज ओरिएंटेड एक कैलकुलेशन आपके सामने क्या है रख सकता है। मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा? आचार्य चाणक्य, आचार्य चाणक्य, ओके। तो आचार्य चाणक्य का हमारे पास क्या है? फेमस अकाउंट है। आचार्य चाणक्य का हमारे पास क्या फेमस अकाउंट है? फेमस अकाउंट है। और फेमस अकाउंट क्या आपका? अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र आपको दिखाई पड़ता है।
अर्थशास्त्र की लैंग्वेज कई बार पुटअप की जाती है, अर्थशास्त्र की लैंग्वेज कई बार पुटअप की जाती है। संस्कृत आप लेके चलेंगे, लैंग्वेज प्रॉपर क्या बनेगी आपकी, संस्कृत बनती है। अर्थशास्त्र के पार्ट्स अगर आपसे पूछे जाएं, भाग अगर आपसे पूछे जाएं, तो भाग आप कितने लेके चलते हैं, 15 आप लेकर के चलते हैं। और अर्थशास्त्र जो है ये क्या है, ये पॉलिटिकल वैल्यूज, ये क्या रहेगा आपका, ये पॉलिटिकल वैल्यूज ओरिएंटेड क्या है, एक अकाउंट है। इसको ऐसे भी कहा जाता है कि भारतीय संदर्भ में और राजनीति पर लिखी गई जो सबसे पुरानी पुस्तक है, सबसे पुराना जो आपका अकाउंट है, वो आपको कौन सा मिलता है, वो आपको अर्थशास्त्र ही मिलता है। अब हम ये काम करेंगे कि अगर हम आचार्य चाणक्य के साथ क्या जोड़ें, स्पाई सिस्टम जोड़ें। अगर हम आचार्य चाणक्य के साथ क्या जोड़ के चलें, स्पाई सिस्टम जोड़ के चलें, तो आचार्य चाणक्य स्पाई सिस्टम को लेकर के क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करने की बात करते हैं, व्यापक चर्चा करने की बात करते हैं। और आचार्य चाणक्य जो हैं ऐसे फर्स्ट कैरेक्टर माने गए हैं साथियों, आचार्य चाणक्य जो हैं ऐसे फर्स्ट कैरेक्टर माने गए हैं, राइट, जिन्होंने क्या है, स्पाई सिस्टम को लेकर के है ना प्रॉपर क्या दी हैं, प्रॉपर टीचिंग्स देने का कार्य किया है। भले ही फर्स्ट यूज धनानंदा की ओर से आया हो, लेकिन अब आपको यहां पर थोड़ा चेंज करके चलना पड़ेगा और आपको ये बता के चलना पड़ेगा कि अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पेजेस पर अगर आप स्पाई सिस्टम को प्रॉपर्ली कैलकुलेट करने की बात करते हैं, तो जो कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस हैं आचार्य चाणक्य की ओर से आते हैं अर्थशास्त्र के माध्यम से, और जो प्रॉपर आपकी टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं जो हैं, ये भी आचार्य चाणक्य की ओर से आती हैं, और विद द हेल्प ऑफ अर्थशास्त्र। अब एक नई बात आपको बताते हैं। आप जानते होंगे कि अर्थशास्त्र में जो आपके स्पाई हैं, यानी कि जो आपके गुप्तचर हैं, अर्थशास्त्र में जो आपके स्पाई हैं, जो आपके क्या हैं, गुप्तचर हैं, उनको क्या कहा गया है, गूढ़ पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया, गूढ़ पुरुष कहा गया है। यह शब्दावली आपने कई बार पढ़ा होगा कि अर्थशास्त्र में आचार्य चाणक्य ने गुप्तचर को क्या कहा, गूढ़ पुरुष कहा। कभी सोचा कि इसका मतलब क्या है, इसकी कनेक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं? संभवतः नहीं सोचा होगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में जब हमारा व्यवहार रहता है तो हम अक्सर वैल्यूज को मगअप करने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स रटने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको बताते हैं गूढ़ पुरुष जैसी शब्दावली के माध्यम से आप ये मान के चलेंगे कि गुप्तचर व्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में आचार्य चाणक्य ने बड़ी प्राथमिकता जो दी है, यानी कि आप ऐसा मान के चलते हैं कि जो आपका मोस्ट प्रीफर्ड सेक्स है, तो मोस्ट प्रीफर्ड जो आपका सेक्स होगा वो क्या होगा, मेल कैरेक्टर होगा। यानी कि ये बात आपको बता के चलनी पड़ेगी कि गूढ़ पुरुष कहने का मतलब, गूढ़ का मतलब क्या होगा, कैलकुलेटिव पर्सन, कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी। गूढ़ का मतलब क्या होता है, कैलकुलेटिव पर्सन होता है, कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी होता है ना। और पुरुष जोड़ करके आचार्य चाणक्य बताना चाहते हैं कि मोस्ट प्रीफर्ड जो सेक्स हम लेकर के चलेंगे स्पाई सिस्टम के रिगार्डिंग, तो वहां हमको मेल कैरेक्टर की कैलकुलेशन करके चलनी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आचार्य चाणक्य ने महिलाओं को गुप्तचर व्यवस्था के साथ नहीं जोड़ा, बिल्कुल जोड़ा। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होगा कि आचार्य चाणक्य ने महिलाओं को गुप्तचर व्यवस्था के साथ नहीं जोड़ा, साथियों बिल्कुल जोड़ा। आपके पूरे इतिहास में आचार्य चाणक्य ऐसे पहले व्यक्ति, आप कह सकते हैं ऐसे पहले व्यक्ति माने गए हैं जिन्होंने गुप्तचर व्यवस्था में विश्व कन्याओं का कॉन्सेप्ट देने का कार्य किया। तो दोनों बातें आपको करके चलिए कि मोस्ट प्रीफर्ड जो आपका होगा, मोस्ट प्रीफर्ड जो सेक्स आपका हो क्या होगा, मेल कैरेक्टर्स को आप लोग क्या है, प्रमोट करके चलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि आचार्य चाणक्य अपने गुप्तचर व्यवस्था में महिला को शामिल नहीं करना चाहते हैं, वो महिलाओं को शामिल करना चाहते हैं। और महिलाओं को शामिल करके उन्होंने बताया कि राज्य की एक अनिवार्यता गुप्तचर व्यवस्था के संदर्भ में यह भी होनी चाहिए कि राज्य को 20 कन्याओं के कॉन्सेप्ट को अपना करके चलना चाहिए। अच्छा, ये 20 कन्याओं को कैसे कैलकुलेट किया जाए?
20 कन्याओं का मतलब यह होता है कि ये 20 कन्याओं को तैयार करने की जो प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आचार्य चाणक्य देने की बात करते हैं, वो स्टेट को देने की बात करते हैं। स्टेट को यह कहा जाता है कि भाई आप एक काम करो, अपने यहां पर, है ना, अपने यहां पर सबसे पहले ऐसी कन्याओं को आइडेंटिफाई करो जो देखने में बहुत ज्यादा क्या हो, सुंदर हो, यानी कि उनका व्यक्तित्व तो काफी ज्यादा क्या हो, आकर्षित हो या प्रभावशाली हो या आकर्षित करने वाला हो। और मैंने क्या कहा, कन्याएं का मतलब क्या है, जिनकी आयु काफी कम है। हम आयु के बारे में ये तो नहीं कहेंगे कि 2 साल होना चाहिए, 3 साल होना चाहिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्प आयु की चर्चा हम कर लेते हैं कि अल्प आयु आधारित सुंदर, दिखने में आकर्षित जो कन्याएं हैं, उन कन्याओं को राज्य क्या है, अपने पास लेकर के आएगा। और ऐसा नहीं कि उनके माता पिता को पे नहीं करेगा, उनके माता पिता को पे करेगा, सुविधाएं भी देने का काम करेगा, और उनके माता पिता को यह भी कहेगा कि भाई अब आपकी जो कन्या है इसकी पूरी जिम्मेदारी कौन लेता है, स्टेट लेकर के चलेगा। ये इसको आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा, स्टेट करेगा। तो ऐसी कन्याओं को राज्य अपने पास लेकर के आता है, और ऐसी कन्याओं के साथ व्यवहार क्या किया जाता है, व्यवहार यह किया जाता है कि इन कन्याओं को भोजन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा क्या है, विष, यानी कि जो आपका पॉइजन है वो दिया जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, पहले तो क्या है, जितना आपने विष दिया उतना ही आपने क्या, भोजन, यानी कि विष और भोजन क्या है, दोनों पहले क्या है, साथ साथ काम करेंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जो विष है उसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी और भोजन की मात्रा क्या है, कम होती जाएगी। आप विष की मात्रा ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे और भोजन की मात्रा क्या है, आप ऐसे कम करते रहेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि भोजन आपको नहीं देना, खाली क्या रह जाएगा, आपका विष रह जाएगा। और ये विष कन्याएं अगर किसी को नाखून भी ऐसे मार दें तो वहीं पर उसकी डेथ हो जाए। यानी कि आचार्य चाणक्य ने गुप्तचर व्यवस्था में, क्या कहा मैंने, गुप्तचर व्यवस्था में 20 कन्याओं को शामिल करके ये बताने की बात की कि भाई आप महिलाओं को भी गुप्तचर व्यवस्था में जोड़ के चल सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रीफर्ड सेक्स आप लेकर के चलेंगे तो मोस्ट प्रीफर्ड जो आपका सेक्स होगा वो क्या होगा, आपका मेल कैरेक्टर होगा। गूढ़ पुरुष की कैलकुलेशन क्या कहती है ये हमने आपको बता दिया है। इस शब्दावली को क्या आप रटने की कोशिश कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा, आचार्य चाणक्य का जो आपका अर्थशास्त्र है उसके अकॉर्डिंग हम अब कुछ शब्दावलियां, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट जो आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं उनको आपके सामने रखेंगे और उनके बिहाफ पे आपको समझाने की बात करेंगे कि अगर ये शब्दावलियां आपके एग्जामिनेशन का पार्ट बनती हैं तो इनके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आप इनको अप्रोच करने की बात करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए हमने दोबारा फिर क्या कहा, आचार्य चाणक्य, ओके। और आचार्य चाणक्य का हमने मेन बेस क्या लिया, अर्थशास्त्र, ओके। अब अर्थशास्त्र में अगर हम स्पाइस सिस्टम को कैलकुलेट करने की बात करते हैं, तो कुछ आपको क्या है, फेमस क्या मिलेगी, टर्मिनोलॉजीज आपको मिलेंगी। कुछ फेमस आपको क्या मिलेगी, टर्मिनोलॉजीज आपको मिलेंगी, यानी कि कुछ प्रसिद्ध शब्दावलियां आपको मिलेंगी। जैसे एक शब्दावली आपको क्या मिलेगी जिसको आप क्या कहेंगे, हिंदी में उसको कहा जाता है संचार। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, संचार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संचार कहा जाता है ना। और इंग्लिश में भी आप इसको क्या कहेंगे, संचार ही कहकर के चलेंगे। इंग्लिश में भी इसको क्या कहेंगे आप लोग, संचार ही कहकर चलेंगे। तो संचार जो है, इस शब्दावली का मतलब क्या है, इस शब्दावली का मतलब यह है कि मूविंग अरेंजमेंट, इसको आप हमेशा क्या कहेंगे, मूविंग अरेंजमेंट ऑफ स्पाई सिस्टम। इसका मतलब यह हुआ कि यह शब्दावली आपको यह बताने की कोशिश में है कि कुछ गुप्तचर आपको ऐसे भी दिखाई पड़ेंगे जो मूविंग पोजीशन में रहते हुए काम करेंगे। आज यहां पर हैं, कल वहां पर हैं, अगले दिन वहां पर हैं, अगले दिन वहां पर हैं, और मूविंग पोजीशन में एक प्रॉपर बिहेवियर करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं स्टेट के अगेंस्ट
कोई कंस्पिरेसी तो नहीं है, और अगर कंस्पिरेसी आती है तो इसकी इंफॉर्मेशन किसको देने का कार्य करेंगे? स्टेट को देने का काम करेंगे। किसको? स्टेट को देने का काम करेंगे। एक जो आपकी टर्मिनोलॉजीज है उसको हम कहते हैं संस्था। एक को क्या कहेंगे? संस्था कहेंगे। तो संस्था का मतलब क्या होगा? इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। संस्था का मतलब क्या हो जाएगा आपका? इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। तो इसको आप हमेशा ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ स्पाई सिस्टम। यानी कि कुछ गुप्तचर आपको ऐसे भी दिखाई पड़ेंगे जो स्थिर रहेंगे। यानी कि क्या है, इनका जोन कैसा रहेगा? इनका जोन जो रहेगा वो मूविंग नहीं रहेगा, बल्कि इनका जोन क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। यानी कि ये क्या है, एक ही स्थान पर रहेंगे और एक ही स्थान पर क्या अपना व्यवहार करते हुए ये जानने की, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं स्टेट के अगेंस्ट कोई कंस्पिरेसी का जनरेशन तो नहीं हो रहा है। अच्छा, एक मिलता है एक शब्दावली जो इंपॉर्टेंट है। गूढ़ पुरुष तो हमने आपको बता दिया है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रतिवेदक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? प्रतिवेदक कहा जाता है। और ये हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल क्या है, समान है ना। इसको हम क्या कहेंगे? प्रतिवेदक कहेंगे। अब जो आपका प्रतिवेदक होता है ये क्या है, इसका हम बात बताते हैं आपको कि प्रतिवेदक का मतलब क्या है कि हैड द राइट टू कम्युनिकेट डायरेक्टली with the king regarding to any conspiracy तो प्रतिवेदक जो है ये क्या है? ये विशेषाधिकार है इसके पास। इसके पास का विशेषाधिकार, अगर आप संचार की बात करोगे, संस्था की बात करोगे, तो यहां से जो इंफॉर्मेशन जाएगी स्टेट की ओर, उसमें डायरेक्ट राजा के साथ कोई कम्युनिकेशन आपको नहीं मिलेगा। डायरेक्ट क्या है, राजा के साथ कोई कम्युनिकेशन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो प्रतिवेदक है, तो प्रतिवेदक ऐसे गुप्तचरों को उस समय कहा गया जिनके पास एक राइट होता था, और ये अपने उस राइट का प्रयोग करते हुए क्या है साथियों, किसी भी षड्यंत्र के संदर्भ में, यानी कि रिगार्डिंग टू एनी टाइप ऑफ कंस्पिरेसी, ये राजा के साथ क्या है, वेरी डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने का अधिकार रखते थे। तो ये कुछ शब्दावलियां गूढ़ पुरुष हमने पहले ही समझा दिया है। कुल मिलाकर के 4 प्रकार की जो आपकी शब्दावलियां हैं, जो आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रह जाते हैं। इनको आप लोग थोड़ा अपने माइंड में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा हट जाता हूं, थोड़ा इनको आप देख लेंगे, या अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। जरूरी है, अरे बहुत जरूरी है। ठीक है, हो गया होगा। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में जो स्पाई सिस्टम रहेगा, या जो आपका एस्पियोनेज सिस्टम रहेगा, या जो आपका गुप्तचर व्यवस्था रहेगा, उसके बारे में ये आपको बता के चलना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और है, जैसा अभी अभी हमने आपको समझाया कि आचार्य चाणक्य ने अपनी गुप्तचर व्यवस्था में 20 कन्याओं का कॉन्सेप्ट देने का कार्य किया। इसमें भी एक अच्छी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि आचार्य चाणक्य जो हैं वो 20 कन्याओं का कॉन्सेप्ट बाद में देते हैं। आचार्य चाणक्य जो हैं वो 20 कन्याओं का कॉन्सेप्ट असल में बाद में देते हैं, क्योंकि हमने अपनी क्लास में क्या कैलकुलेट किया कि अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करोगे और स्पाई सिस्टम का वेरी फर्स्ट यूज अगर आप लेके चलोगे तो आपको प्रमोट किसको करके चलना, धनानंदा को। वहीं से बात को जोड़ के चलो। जिस प्रकार से आचार्य चाणक्य ने 20 कन्याओं का कॉन्सेप्ट आपको देने का कार्य किया है, यानी कि वो विष यानी कि जहर का इस्तेमाल करवाना चाहते हैं शत्रुओं का नाश किए जाने के संदर्भ में। यह पैटर्न भी सबसे पहले किसने अपनाया था, धनानंदा। धनानंदा को नाना प्रकार के जो आपके पॉइजन्स होते हैं, नाना प्रकार के जो आपके विष होते हैं, उनकी अच्छी जानकारी थी। और धनानंदा का यह पैटर्न था कि उसने अपने शत्रुओं का नाश किए जाने के संदर्भ में विष जैसी व्यवस्था को अपनाया। तो मैं आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैंने प्रॉपरली बातें आपके सामने रख दी हैं। एक बार फिर आपको रिकॉल करा देता हूं। स्पाई सिस्टम का वेरी फर्स्ट यूज कौन है, धनानंदा है।
20 कन्याओं का कॉन्सेप्ट देने का काम कौन करेंगे? आचार्य चाणक्य। लेकिन 20 जैसी व्यवस्था की गुप्तचर व्यवस्था में भी जो सबसे पहली चर्चा है, वहां भी आपको किसको प्राथमिकता देनी पड़ेगी? धनानंदा को। अब अगला डिस्कशन जो आपका बनेगा वो किसका बनेगा? मिडाइवल हिस्ट्री का बनेगा। और मिडाइवल हिस्ट्री में आप देखेंगे कि अगर आप अपने प्रीवियस पेपर्स को विजिट करने की बात करेंगे तो आपको बिल्कुल इसी लाइन पर क्या है क्वेश्चंस आते हुए मिल रहे होंगे। अगर हम मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, दैट मीन्स अगर हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में यहां कैलकुलेशन काफी डीप नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, ऐसे बना लेते हैं इसको कह देते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पाई सिस्टम। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पाई सिस्टम। और एक को हम क्या कह देते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव यूज। कॉम्प्रिहेंसिव यूज ऑफ स्पाई सिस्टम। कॉम्प्रिहेंसिव यूज ऑफ स्पाई सिस्टम एंड साइंटिफिक, ये कहने का एक तरीका हो सकता है साइंटिफिक यूज ऑफ स्पाई सिस्टम। साइंटिफिक यूज ऑफ स्पाई सिस्टम। साइंटिफिक यूज ऑफ स्पाई सिस्टम। ओके, तो देखो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में, स्पाई सिस्टम का जो वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन है वो किसकी ओर से है? ऑन द बिहाफ ऑफ बलबन। ऑन द बिहाफ ऑफ बलबन। ऑन द बिहाफ ऑफ बलबन। यानी कि अगर हम भारत में जो मिडाइवल पीरियड आपको नजर आता है और मिडाइवल पीरियड में अगर हम मुस्लिम रूल की कैलकुलेशन करने की बात करेंगे तो मुस्लिम रूल में ये आपके क्या बन जाते हैं? ये आपके क्या बनेंगे? बलबन साहब क्या बनेंगे? ये पहले करैक्टर आपको दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने क्या है गुप्तचर व्यवस्था को कैलकुलेट करने का कार्य किया। एक बात और हम बताते हैं, मुस्लिम रूल जो आपका है इसके दो सेगमेंट आपको नजर आते हैं। एक तो आपका क्या होता है दिल्ली सल्तनत होता है, एक आपका मुगल पीरियड होता है। मुगल पीरियड में स्पाई सिस्टम को लेकर के कोई प्रॉपर एंड पॉजिटिव कैलकुलेशन नहीं है। तो आपने हमेशा देखेंगे कि मुगल काल में गुप्तचर व्यवस्था को आधार बना करके आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाता है और ना आगे कभी पुटअप किया जाएगा। मुस्लिम रूल की बात करोगे आप इंडिया में, और अगर आपको स्पाई सिस्टम को कैलकुलेट करना है तो प्रॉपर जो आपके कैलकुलेशन होनी चाहिए और दिल्ली सल्तनत क्या होनी चाहिए? ओरिएंटेड होनी चाहिए। दिल्ली सल्तनत को ही आपको क्या कैलकुलेट करके चलना है। तो हम कहेंगे दिल्ली सल्तनत में जो वेरी फर्स्ट करैक्टर आपको दिखाई पड़ते हैं या जो वेरी फर्स्ट सुल्तान आपको दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने स्पाई सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का कार्य किया, सो योर आंसर शुड बी बलबन। और इससे आप बलबन के राजत्व के सिद्धांत के साथ भी जोड़ के चल पाएंगे। बलबन का जो आपका थ्योरी ऑफ किंगशिप है जिसके माध्यम से उसने सुल्तान के पद की पॉलिटिकल प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने का काम किया था, तो स्पाई सिस्टम का अच्छा रोल रहा बलबन के शासनकाल में हम कह सकते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने सुल्तान के पद की राजनीतिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया, इसका मतलब यह होगा कि वो चाहते थे कि स्टेट के अगेंस्ट या मेरे अगेंस्ट कोई कंस्पिरेसी जनरेट ना हो पाए। यही कारण है कि उन्होंने स्पाई सिस्टम को क्या है अपनाने का कार्य किया था। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव यूज की बात करोगे या वेरी पॉजिटिव यूज की बात करोगे या वेरी साइंटिफिक यूज की बात करोगे, योर आंसर शुड बी अलाउद्दीन खिलजी, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एके। एके मींस क्या होगा आपका? अलाउद्दीन खिलजी होगा। क्योंकि देखो बात यह भी है कि अगर हमने अलाउद्दीन खिलजी की बात की तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के पास जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, अलाउद्दीन खिलजी के पास साथियों जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, इन तमाम प्रकार के अचीवमेंट्स में जो आपका मेजर रोल है, जो मेजर रोल क्या रहता है? उनके स्पाई सिस्टम का रहता है, उनके स्पाई सिस्टम का रहता है। आपने सुना होगा अलाउद्दीन क्या लेके आए? मार्केट कंट्रोल्ड पॉलिसी लेके आए। और मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लेकर के आना अलग बात है, लेकिन उसको कामयाब बनाना अलग बात है। उसको कामयाब बनाना क्या अलग बात है।
लेकिन अलाउद्दीन ने अपने स्पाई सिस्टम के बिहाफ पर क्या है, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को कामयाब बना दिया। तो इसलिए कहा जाता है कि वेरी फर्स्ट जो आपका इंट्रोडक्शन है वो बलबन की ओर से है, लेकिन गुप्तचर व्यवस्था को बड़े अच्छे से इस्तेमाल करने का जो कार्य किया है वो किसने किया है, अलाउद्दीन जो आपके खिलजी हैं उन्होंने किया है। ठीक है, देख लेंगे आप इसको एक बार। ओके, चलिए अब इसको थोड़ा कंक्लूजन दे देते हैं। और कंक्लूजन कैसे देंगे, कंक्लूजन जो हम देंगे उसमें भी हम क्या है, अपने लिए क्वेश्चन चुराने का काम करेंगे, है ना। कंक्लूजन जब हम देंगे तो उसके लिए क्या है, अपने लिए हम क्या है, क्वेश्चन चुराने का काम करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन हम कैसे चुराएंगे, देखो आओ। एक तरफ हम लोग क्या बना लेते हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री बना लेते हैं। यहां से ऐसे ये बनाया हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, दैट मीन्स प्राचीन भारतीय इतिहास। ओके, और एक तरफ हम लोग क्या बना लेते हैं, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, दैट मीन्स मध्यकालीन भारतीय इतिहास। हमको यह कहना है कि भाई एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में अगर हम अर्थशास्त्र को आधार बनाते हैं, तो अर्थशास्त्र आपको यह बताएगा कि हेड ऑफ द स्पाई सिस्टम, तो स्पाई सिस्टम को जो हेड आपको मिलेगा उसको आप क्या कहेंगे, महामात्या परसप। क्या कहेंगे, महामात्या परसप कहेंगे। ये जो आपकी रेस्पेक्टिव टर्मिनोलॉजीज है, इसका प्रॉपर डिस्कशन कहां पे होता है, अर्थशास्त्र में होता है। यानी कि अर्थशास्त्र में बताया गया है कि हेड ऑफ द स्पाई सिस्टम कौन होंगे, उनको आप क्या कहेंगे, महामात्या परसप कहेंगे। बाकी जितने भी अदर आपके स्पाइस हैं या अदर जो आपके क्या है गुप्तचर हैं, उनको महामात्या परसप की जो डायरेक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो पहले तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। बात चाहे किसकी हो, बलबन की हो या बात चाहे किसकी हो, अलाउद्दीन खिलजी की हो, इन दोनों को क्या है आप लोग जोड़ने का काम करेंगे। और जब इन दोनों को आप जोड़ने का काम करेंगे तो यहां से पहले तो निकालेंगे आप क्या है, डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट निकालेंगे और ये जो आपका डिपार्टमेंट होगा साथियों, इसको हम क्या कहेंगे, दीवान ए बरीद कहेंगे। और इसके हेड को क्या कहेंगे, बरीद ए मुमालिक। इसके हेड को क्या कहेंगे, बरीद ए मुमालिक हम कहेंगे। ओके, तो सल्तनत पीरियड में ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट आपको बताएगा, इस डिपार्टमेंट को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित क्या है, महत्वपूर्ण विभाग है। इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको दिखाई पड़ती हैं, लाइक बरीद आपको दिखाई पड़ता है, या एक जो आपकी टर्मिनोलॉजी आपको दिखाई पड़ती है मोनहियान। क्या दिखाई पड़ता है, मोनहियान। तो इस प्रकार की जो आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं, इनका भी जो प्रॉपर आप एसोसिएशन करके चलेंगे, वो किसके साथ करके चलेंगे, स्पाई सिस्टम के साथ करके चलेंगे, यानी कि गुप्तचर व्यवस्था के साथ आप करके चलेंगे। यानी कि सल्तनत पीरियड में जो आपके बरीद हैं या जो आपके मोनहियान हैं, इनको क्या कहा जाता था, इनको गुप्तचर कहा जाता था। डिपार्टमेंट आपके सामने है। एंशिएंट में महामात्या परसप को आप कैलकुलेट करके चलेंगे, यहां दीवाने बरीद को आप कैलकुलेट करके चलेंगे। दीवाने बरीद के जो हेड आपको दिखाई पड़ेंगे उनको आपको क्या कहना है, बरीद मुमालिक आपको कहना है। या सल्तनत पीरियड में जो बरीद है, मोनिहान है, इनका जो कंप्लीट एसोसिएशन होगा वो किसके साथ होगा, गुप्तचर व्यवस्था के साथ होगा। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर आपकी समझ में ये सब कुछ आ जाता है तो आप लोगों की आगामी परीक्षाओं में अगर है ना स्पाई सिस्टम को लेकर के कोई कैलकुलेशन की जाती है तो ईश्वर की कृपा से वो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं क्या रहेगी, आपके कंट्रोल में रह जाएगी। आपको सवालों को समझने में, कैलकुलेट करने में, अटेम्प्ट करने में कंफ्यूजन्स नहीं होंगे।
बल्कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अपने आप ही आपको क्या है, मोटिवेट करता रहेगा कि हमने इनके बारे में काफ़ी डिस्कशंस किए हैं। तो बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की क्लास को विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।